Student, you have to focus on these things. First of all, I'm going to discuss the test cross. The question is, what is test cross? अब ये ऐसा क्रॉस है जो हमें ये बताएगा कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, यानी जो प्रोजीनी पैदा हो रही है, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस में दोनों एलील सेम होते हैं और हेटेरोजाइगस में डिफरेंट होते हैं। अगर जैसे हमने मटर के पौधे का क्रॉस कराया था, पी प्लांट का टॉल वालों का कराया था, ड्वार्फ वालों से करा दिया था, सारे फर्स्ट जनरेशन में टॉल प्लांट ही थे वैसे। यस और नो? यस सर। लेकिन अब इनमें 1:2:1 का रेशियो था। तो ये वाला तो कैपिटल टीटी था, ये वाला स्मॉल टीटी था, ये वाला इसमें मिक्स था। तो पता कैसे चले कि कौन से पौधा में हाइब्रिड है, कौन सा मिक्स है और कौन सा प्योर है? इसके लिए करने को एक टेस्ट क्रॉस होता है। अब वो टेस्ट क्रॉस आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जानने के लिए? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, आसानी से समझ में नहीं आता है लेकिन अभी आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूं, अ क्रॉस टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेगा? द एक्चुअल जीनोटाइप। किसका एक्चुअल जीनोटाइप पता लगाएगा? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म कौन होगा? पेरेंट होगा या फिर बच्चा होगा? प्रोजीनी। प्रोजीनी आप लोग समझते हैं ना, प्रोजीनी ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं, नई जनरेशन को कहते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इफ प्रोजीनी इज टॉल, ये प्रोजीनी जो बच्चा पैदा हो रहे हैं वो टॉल है, चाहे वो मटर में हो चाहे किसी में हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट कुड बी, अगर टॉल है तो ये दो तरह का हो सकता है। इट कुड बी कैसा, मैं भी आपके सामने लिख रहा हूं, एकदम से क्लियर हो जाएगा। कैपिटल टीटी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो ही तरह का हो सकता है ना। अगर प्रोजीनी टॉल है तो या तो वो हाइब्रिड वाला होगा लेकिन वो नजर नहीं आएगा, समझे? समझे? तो या तो कैपिटल टी टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। क्लियर आई बात आपको समझ में? अब ये हमें कैसे पता लगाना है कि कैपिटल टी होगा स्मॉल टी होगा? इसके लिए हम इसको इसके पेरेंट से ही क्रॉस कराएंगे। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर हमें ये पता लगाना है कि ये वाला है या ये वाला है। तो फिर कैसे पता लगाएंगे? सिंपली, बहुत गौर करना है आपको यहां बात पे, क्रॉस द प्लांट इस प्लांट को क्रॉस करना है किसके संग? विद ए होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों एलिल्स सेम हो।
रिसेसिव पेरेंट या प्लांट, ये बीच में मैं पेरेंट लिख दे रहा हूं, यानी जो पेरेंट दो थे उनमें रिसेसिव के संग इसका क्रॉस करा दिया जाए। रिसेसिव कौन, कौन सा होगा, स्मॉल टी वाले से। तो दो कंडीशन आएंगी हमारे पास, देखो, अगर प्रोजीनी हेट्रोजाइगस है या फिर प्रोजीनी होमोजाइगस है, हमें नहीं मालूम, हमने इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया, हमने इसका भी क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया। इस वाले केस में क्या होगा, 50% तो आएंगे टॉल और 50% आएंगे ड्वार्फ। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इसमें दो बातें ना होके एक ही बात में मैटर क्लोज हो जाएगा। क्या, 100% टॉल आएंगे। तो यहां हम कह सकते हैं इस वाले पहले वाले केस में, इट वॉज therefore heterozygous plant। और हम इधर कह सकते हैं इट वॉज therefore homozygous plant, यानी रिसेसिव वाले पेरेंट से हमें इसका क्रॉस कराना है। अब कहोगे ये आपने 50% कैसे कर दिया, ये वाला कंफ्यूजन हो रहा होगा ना बच्चों, इसे क्लियर करूं और? यस सर। देखो, मैं पनेट स्क्वायर से, देखो ये मैं पनेट स्क्वायर बना रहा हूं। पनेट स्क्वायर क्या होता है, रेजिनाल्ड पनेट ने ये स्क्वायर दिया था। एक तरफ मैं पेरेंट लिखता हूं, पेरेंट रिसेसिव लेना है और होमोजाइगस, तो दोनों स्मॉल टी आएंगे, से यस और नो? यस सर। इधर भी मैं एक और इसका भी बना के दिखा दे रहा हूं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप। अरे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लीजिए। इसमें एक और मैं पनेट स्क्वायर बना रहा हूं, तो इसमें भी जो पेरेंट्स कैसे होंगे, रिसेसिव वाले। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा बेटा, यानी देखो हमारे पास दो चांस हैं, सपोज कि वो हेट्रोजाइगस होता उसका जीनोटाइप, यानी या तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होता, ये वाला, या वो बच्चा ये वाला होता। तो क्या कंडीशन होती, सपोज करो ये हेट्रोजाइगस वाला है और इसमें होमोजाइगस वाला, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों है तो लंबे, लेकिन जो इनके बच्चे होंगे उससे अंदाजा लगेगा। तो इसका क्रॉस कराएंगे तो इसका इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराया तो स्मॉल टी, अब इसका इससे कराया तो स्मॉल टी। इज दैट क्लियर? यस सर। इससे क्या सिद्ध हुआ कि 50, 50%। हाँ जी बिल्कुल सही बात, 50% तो टॉल आ रहे हैं और 50% ड्वार्फ आ रहे हैं। इससे साफ से जाहिर है कि ये वाली प्रोजनी है, तभी तो आए होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। इस वाले केस में देखो, इसका इससे क्रॉस कराओ,
कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे आपने देखा 100% टॉल। तो 100% टॉल किस में आता है? Homozygous. ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये यस बैक क्रॉस है, और बैक क्रॉस, अच्छा ये टेस्ट क्रॉस है। एक और क्रॉस होता है बैक क्रॉस। ये मैंने कौन सा करा दिया? व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज डन, तो एक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज डन, नाउ बैक क्रॉस। नेक्स्ट हेडिंग इज बैक क्रॉस। कभी कभी क्रॉस किया जाता है बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड एन इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस फॉर रिसेसिव। जो मैंने अभी यही वाली बात आपसे बताई थी कि रिसेसिव के साथ में उसका क्रॉस कराते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कैसा है। आपके में टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ये दोनों आ जाते हैं। तो बैक क्रॉस में क्या करेंगे? इज ए क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ देयर पेरेंट एंड ए स्पेशल बैक क्रॉस टू द रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। बैक है ये भी बैक क्रॉस, जैसे मैंने अभी आपको टेस्ट क्रॉस बताया था, दोनों में ही ये बैक क्रॉस होता है। बैक का मतलब होता है पेरेंट से क्रॉस करना। बात समझ में आई? मैं यहाँ पे आपको दोबारा ये वाली बात यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये हैश डाल के पॉइंट कर रहा हूं मैं। बैक क्रॉस इज ए क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी, एक किसी भी बच्चे का, बैक टू वन ऑफ देयर पेरेंट। वो कोई सा भी पेरेंट हो सकता है बैक क्रॉस में, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आज आपको टेस्ट क्रॉस कराया है, तो फिर इसमें अंतर क्या हुआ? कुछ तो अंतर होना चाहिए। अब मैं ये वाली बात यहां लिख रहा हूं, ए स्पेशल बैक क्रॉस टू द कौन से टाइप के पेरेंट से? Recessive. रिसेसिव, वेरी गुड, पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। हम रिसेसिव की बजाय दूसरे से भी करा सकते थे, रिजल्ट अलग आएंगे। ये मेथड किसने बताया? दिस मेथड वाज devised बाय मैंडल। ये वाली बात भी हमें मैंडल ने ही बताई थी। क्यों बताई थी? टू डिटरमाइन, ये पता लगाने के लिए, whether the dominant
फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप क्या होता है? F1PD जो आती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आता है, डोमिनेंट फिनोटाइप ही तो था। एज होमोजाइगस है और हेटेरोजाइगस है। और ये आपने देख लिया था कि 50-50% वाला केस अलग है और 100% वाला केस अलग। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर। बैक क्रॉस में दोनों से कराया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूं, उसकी मुझे जरूरत नहीं लग रही। आपको टेस्ट क्रॉस देना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे उनकी जरूरत लग रही थी और वो मैंने आपको दे दिया। यहां तक आपके सामने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बताने जा रहा हूं कि मेंडल के साथ ऐसा क्या ड्रॉबैक था कि उसको काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मेंडल बेचारा मर गया, लेकिन उसकी बातों को रिकॉग्निशन नहीं। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि मेंडल का काम किसी ने गौर नहीं किया? हाँ जी, क्वेश्चन में लिख देता हूं। व्हाई डिड मेंडल्स वर्क, ये बहुत बार आ चुका है। व्हाई डिड मेंडल्स वर्क रिमेन unrecognized for long time? लंबे समय तक मेंडल के काम को मान्यता नहीं मिली। Why did Mendel's work remain unrecognized for a long time? साथ में ये और पूछ लिया, Who rediscovered, किसने इसको दोबारा से सामने लाया? ये वाली बात पे भी फोकस करना है। तो हम जानते हैं कि मेंडल ने अपना जो पब्लिश किया था वर्क इनहेरिटेंस करेक्टर का 1865 में किया था, लेकिन 1865 से लेके 1900 तक 35 ईयर तक किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया कि ये बातें इसकी सही हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था, वो मैं लिख रहा हूं, आंसर लीजिए। दो, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क published his work on inheritance of character of character कब? इन 1865। It remained unrecognized इसको पहचान नहीं मिली फॉर सेवरल ईयर, फॉर सेवरल, कारण भी बहुत सारे थे, रीजंस। कब तक? टिल 1900, 35 ईयर बाद पहचान मिली। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, कुछ रीजन मैं आपके सामने लिख रहा हूं।
सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, कुछ उनमें से दिए गए रीजन खास आपके सामने आ रहे हैं। नंबर 1, नो प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ हिज वर्क, क्योंकि कम्युनिकेशन डिफिकल्ट था। पहला पॉइंट, नो प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ हिज वर्क। ऐसा क्यों? नो कम्युनिकेशन था ही नहीं, कम्युनिकेशन इजी नहीं था। एज कम्युनिकेशन वॉज डिफिकल्ट। दूसरी बात क्या थी? मैथ यूज कर दिया। मेंडल बहुत बड़ी गलती कर गया, बायोलॉजी में मैथ यूज कर गया, और उन लोगों ने उसकी इस बात को कभी नहीं माना। ठीक है, his approach of using mathematics to explain biological phenomena was new and unacceptable। कोई नहीं मान सकता, बायोलॉजिस्ट नहीं मानेंगे। तो his approach of using mathematics to explain biological phenomena जो इसने कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था, was new, क्योंकि मैथ वाला ही मैथ पढ़ा है बस। एंड अनएक्सेप्टेबल, इस वजह से बेचारा पीछे रह गया। तीसरी बात और थी, ही कुड नॉट हैव प्रूव फिजिकल बेसिस ऑफ फैक्टर, बता ही नहीं पाया वो कि फैक्टर्स होते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं बता पाया। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ इस बात के लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, जिसे जीन कहते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। फैक्टर की बात वो नहीं बता पाया। तो और जबकि कहता था कुछ तो होता है, लेकिन बता नहीं पाया। और उसका कंसेप्ट था जीन के बारे में एज स्टेबल यूनिट, कि ये स्टेबल है, इसको भी नहीं बता पाया। जीन्स आर स्टेबल फैक्टर एंड नॉट ब्लेंड, कि जीन्स जो है वो स्टेबल होता है और ब्लेंड नहीं होता। ब्लेंड नहीं होता तो फिर पिंक कलर के फ्लावर कैसे आ गए? लोगों में इस बात के लिए कंफ्यूजन था। ये लास्ट पॉइंट और दे रहा हूं, हिज कंसेप्ट ऑफ वो जीन जानता तो नहीं था, जीन फैक्टर मानता था वो इनको, आर कंसेप्ट ऑफ जीन आर स्टेबल फैक्टर एंड नॉट ब्लेंड। ब्लेंड नहीं होते आपस में। वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वाली बात भी नहीं मानी गई। बड़ा दुख हुआ नहीं मानी गई तो।
ठीक है, लेकिन कर क्या सकते हैं? क्यों नहीं मानी गई? बिकॉज ऑफ वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन देखने को मिलती हैं, आर सो कॉमन। और जो वेरिएशन आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? लोग मानते थे कि वेरिएशन, ये जीन मिक्स हो जाते हैं इसलिए वेरिएशन आ रही है, और मेंडल कह रहा है कि नहीं होती मिक्स। तो इसलिए उसकी उस बात को नकार दिया गया सिरे से कि नहीं जी, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, इस वाली बात को हम नहीं मानेंगे। अब नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ? लास्ट में तो माननी ही पड़ी ना। कब? इन 1900, इन 1900। उन साइंटिस्ट के नाम मल्टीपल चॉइस के लिए आप ढंग से याद रखना। डी बेराइस, नाम पूरा है ह्यूगो डी बेरीज, लेकिन उसे डी बेराइस भी कह देते हैं। ठीक है, डी बेराइस, VRIES। दूसरा साइंटिस्ट कॉरेंस, ये लॉरेंस नहीं है, CORRENS। और तीसरा साइंटिस्ट वॉन शेरमैक, टी सी सॉरी TSCHERMAK। आप इससे कुछ ही पढ़े, आपका प्रोनाउंसिएशन जो रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट, मेंडल्स रिजल्ट, इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। ये मल्टीपल चॉइस में नाम आ सकते हैं। कैसे कर पाए? मेंडल्स रिजल्ट कैसे कर पाए? इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया था। मैं लिख दे रहा हूं ये वाली बात भी, इंडिपेंडेंट। कहीं आप ऐसा ना हो समझ लें कि एक ही संग काम कर रहे थे मिलकर। ड्यू टू माइक्रोस्कोपी दे केयरफुली ऑब्जर्व्ड सेल डिवीजन। तब तक माइक्रोस्कोप आ चुका था, तो ये वाली बात ऐड करिए। ड्यू टू माइक्रोस्कोपी दे केयरफुली ऑब्जर्व्ड उन्होंने बहुत ढंग से स्टडी कर लिया। क्या? सेल डिवीजन। जब बारीकी से देखा तो उसके अंदर क्रोमोसोम नजर आ गया। दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि सेल अंदर से देख ली। अभी तक तो सारी बातें हवा में फेंकी जा रही थी, अब डिस्कवरी हो गई। क्रोमोसोम क्या बताया उन्होंने? स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड इन पेयर्स एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। इसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, ये पूरी बात लिखेंगे। क्या है ये? स्ट्रक्चर है जो उन्होंने कहा, स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस that that appeared in pairs and divide just before each cell division। इस तरह से
उसकी जानकारी मिली साइंटिस्ट को और क्रोमोसोमल थ्योरी लाई जाएगी। उससे पहले एक और कंसेप्ट मैं आपके सामने ला रहा हूं, उस कंसेप्ट पे भी गौर करना है। अभी शायद मैंने आपको प्लियोट्रॉपी के बारे में जानकारी नहीं दी है या दे दी थी? उस टॉपिक को मैं लेके आ रहा हूं। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि अगर अभी कंसेप्ट गड़बड़ हो गए तो हमेशा के लिए गड़बड़ हो जाएंगे, और अभी समझ में आ गए तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगे। इसको बार 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 देखना, बार 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 पढ़ना, नहीं समझ में आए तो मेरे से फिर से पूछना, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। आपको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं एक और कंसेप्ट अब आपके सामने दे रहा हूं, प्लियोट्रॉपिक जीन। ये नोट करना है आपको, अलग से है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? एक ऐसा जीन जो कि कंट्रोल करेगा कई चीजों को, वो कहलाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन या प्लियोट्रॉपी। जैसे आप जब कोडोमिनेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने मल्टीपल एलील पढ़ा, कोडोमिनेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, अब है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी से पहले मैं दोबारा उस कंसेप्ट को एक बार फिर से आप क्लियर कर रहा हूं कि मल्टीपल एलील्स क्या होता है। आप इन्हें एलल्स भी पढ़ सकते हैं, मल्टीपल एलल्स व्हेन मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या क्या कहते हैं इनको? एलल्स। टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन occupy the same locus on a chromosome in a population. These are known as multiple allele. Multiple alleles. हमने कहा मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑक्यूपाई द सेम लोकस। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, इसका गुड एग्जांपल है। एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ये गुड एग्जांपल क्यों है? इन दिस केस मोर देन टू हो गए, थ्री एलील, that is three alleles are present on the same character, governing the same character. जैसे कौन कौन से थ्री एलील थे? आई ए, आई बी, आई नॉट।
या ओ। तो ये क्या है? मोर देन टू एलेल्स, that is 3 are governing the same character, ब्लड ग्रुप का। ऐसे ही एक दूसरा टॉपिक है, जैसे इसमें तो आपने देखा कि मोर देन टू है। अब आती है प्लियोट्रॉपी, बी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे गौर करिए। प्लियोट्रॉपी, ये प्लियोट्रॉपी क्या है? इट इज अ फिनोमेना इन विच ए सिंगल जीन, इसमें एक जीन बहुत सारे करेक्टर शो करेगा, उसमें कई सारे जीन एक करेक्टर शो कर रहे थे। बात समझ में आ गई? इट इज ए फिनोमेना इन विच a single gene प्रो एक ही जीन है, जीन प्रोडक्ट लिख दीजिए, में प्रोड्यूस मल्टीपल, बहुत सारे, और मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट। फिनोटिपिक इफेक्ट क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। एग्जाम्पल देखिए इसका। अभी मैंने आपको पहले वाले में क्या बताया था, मल्टीपल एलील्स में यहाँ पे 3 जीन थे, 3 एलील थे, आई ए, आई वी, आई ओ, और करेक्टर एक आ रहा था, ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, लेकिन इस वाले में 3 नहीं है, एक है, एक से करेक्टर कई सारे आएंगे। तो इन गार्डन पी प्लांट, इन गार्डन पी प्लांट स्टार्च सिंथेसाइज, जो स्टार्च बन रहा है, पहला पॉइंट आ गया, स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च का बनना, पहला करेक्टर, कॉमा, स्टार्च के ग्रेन का साइज क्या होगा, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, दूसरा करेक्टर। एक और, एंड द शेप ऑफ द सीड, तीसरा करेक्टर। इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, सिर्फ एक जीन से 3 करेक्टर। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। कैसे, मैं दिखा देता हूं। इस जीन का नाम है कैपिटल बी। अब कैपिटल बी ये डोमिनेंट हो तो दूसरा वाला स्मॉल भी हो सकता है। तो देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल। एक ही जीन है, जीन के एलील 2 हो सकते हैं। इसमें 3 कंडीशंस होंगी जब आप इनके गैमीट्स बनाओ। कौन सी? पहली, कैपिटल बी, दूसरा भी पेरेंटल कंडीशन होता है,
स्मॉल वी इन स्मॉल वी, और ये वाली कॉमन वाली कौन सी आएगी, कैपिटल वी स्मॉल। ये वाली बात तो आप समझते हो ना। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ आपके इजी करने के लिए, कैपिटल वी इंटू स्मॉल वी। जैसे टीटी का करते हैं 1:2:1 आता है ना। ये समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं आपसे। ये डोमिनेंट वाला हिस्सा, ये रिसेसिव वाला हिस्सा, दोनों का क्रॉस कराया तो ये 1:2:1 वाला रेशियो जो आता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो कैपिटल बीबी है, इनके पौधे कैसे हैं, राउंड सीड, बिग ग्रेन, स्टार्च का बड़ा दाना। इस वाले में आप क्या कहोगे, रिसेसिव वाले में आप समझ सकते हो, बोलिए, बोलो क्या आएगा राउंड की जगह। wrinkled seed, बिल्कुल सही। और बिग ग्रेन की जगह, small grain, ये तो हम शुरू से पढ़ते जाएं कि ऐसे करेक्टर आते हैं, लेकिन यहां पर कुछ और करेक्टर भी शो हो गए। राउंड सीड एंड मीडियम ग्रेन। ये कहेंगे तो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल, देयरफॉर हम कह सकते हैं फॉर ट्रेट साइज ऑफ ग्रेन, क्योंकि यहां पे हमें मीडियम ग्रेन भी मिल गया है। जीन बी हैज, यानी यहाँ पे बी अपने आप को पूरा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, हैज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इज दैट क्लियर? yes sir। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसके बाद हम आपकी मुलाकात बाद में होगी, समझे।